चलो करें शुरू। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम आज जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। वैसे मैंने कल इस चैप्टर को प्रॉपर्ली शुरू किया था, जहाँ पर हमने मोस्टली जो आनुवांशिकता या जेनेटिक्स होता क्या है इसकी डेफिनेशन समझी थी। फिर बाद में कुछ शब्द समझे थे हमने, जिसे मैंने सामान्य नाम दिया था सामान्य शब्दावली, जिसमें हमने जीन क्या होता है, एलील या युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण क्या होता है, मोटा मोटा से इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते। सिंपली मैंने कल आपको बताया था कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकता का जनक कौन है या कौन था, तो इसका आंसर है प्रॉपर्ली आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रॉपर्ली पहली बार जेनेटिक्स की शुरुआत इन्होंने की थी, इस कारण हम बोलते हैं आनुवांशिकता का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल साहब के बारे में मोटा मोटा सा पहले जानते हैं। चलो शुरू करें अपन। सिंपली इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के हेजनब्राम प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। इन्होंने 1842 में फिलोसॉफी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर वो वहां से ऑस्ट्रिया शहर के ब्रून शहर में लगभग 1843 में आ जाते हैं। वहां पर एक चर्च में भी पादरी बनते हैं, चर्च में एक पादरी बनते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में जो मंदिर होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो साधु संत महाराज होते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करना, उस मंदिर की प्रॉपर्ली ध्यान रखना, उसी प्रकार क्रिश्चियन समाज में जो चर्च होता है उसकी देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति विशेष होता है उसे सामान्य तौर पर हम पादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादरी। उस दौरान वे लगभग 7 वर्ष तक मटर के पौधे पर कार्य करते हैं। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मटर के पौधे पर क्यों उन्होंने काम किया। वैसे मोटा मोटा सा इसकी स्टोरी सुनाऊं तो उन्हें मटर की सब्जी कुछ ज्यादा ही पसंद थी। किसकी सब्जी? मटर की। भले रायता बनाए, भले कुछ भी सब्जी बनाए, रायता हो, आलू हो, टमाटर हो, इन्हें उसके साथ मटर चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? मटर। जिस जगह इनका जो चर्च जहाँ पे वो काम कर रहे थे, चर्च बना हुआ था, उस चर्च से जो मार्केट थी वो लगभग 4-5 किलोमीटर दूर थी। अब कौन रोजाना सुबह सुबह 4-5 किलोमीटर या शाम को 4-5 किलोमीटर 2-4 मटरों के लिए जाए। तो इन्हें लगा कि जो चर्च बना हुआ है उसके पीछे थोड़ा सा खुला बाड़ा पड़ा है, क्या मैं यहाँ पे मटर का कोई उद्यान ही लगा दूं। मन में विचार आया ऐसे। वैसे मोस्टली क्या होता है हमारे यहाँ पे जो मंदिर होते हैं, अपने कोई भी मंदिर लिया होता तो साधु संत बैठा कदम विचार मारा कि मंदिर की सफाई की कराओ, तो अपा जरा बीचे टाबरी अभी जब कोई जावे तो खा देना तो ऐसे फोटो पे ते टाबरी है ना जाया तो टाबरी अब जावे तो महाराज के छोकरे थी आवे मोटी ना लागू पड़े ने मंदिर की लाड़ी से सफाई करनी तो चुकू मंदिर गेड़ो कदे ना बोले क्या भगवान को काम में धर्म हो से की बरस बारी में बढ़िया नंबर पर आवे करे नौकरी बेकार आया ना तो बैठो ना तुम लागे कि टाबरी बेचारा आवे नहीं काम को लगाओ ओके। चर्च रे लाड़ी साइड देखो खाली बाट है तार बंदी भी कराए इधर होम मटर पौधा बाड़ विचार है कि मसोरा बुले प्रॉपर्ली बाड़ो भी जो तैयार कर दी क्यों कितना दिना बाद वो मार्केट जावे बढ़िया मटर बीज ले आवे के लिए आवे फिर वो मटर के पौधों को वहां पर बोते हैं। लगभग 60 वर्ष तक वहां पर वो उसके ऊपर प्रयोग करते हैं। वो समय होता है 1856 से लेकर 1863 तक। ये जो समय है ये मोस्टली जो नीट के एग्जाम होते हैं या एग्रीकल्चर में आईसीआर या जेट के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा गया है कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर कितने वर्ष कार्य किया, तो इसका मोस्ट आंसर होगा 7 वर्ष। वो समय क्या था? वो था 1856 से लेकर 1863। तो वो प्रॉपर्ली 7 वर्ष कार्य करते तो एक एक दिन का लेखा जोखा लिखते कि मैंने मटर के पौधे पर पहले इसके बारे में अध्ययन किया, इसका मुझे ये रिजल्ट मिला, फिर मैंने इसके बारे में अध्ययन किया, इसका मुझे रिजल्ट ये मिला। प्रॉपर्ली लिखते 7 वर्ष की मेहनत के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो उसको एक ब्रून शहर में बड़ी सी सोसाइटी होती है वहां पर ले जाते हैं, वहां पर उसको प्रतिपादित करते हैं। तो उनको वैज्ञानिकों को बताते कि हाँ मेरे लगभग लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाते हैं, प्रकट कैसे होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया, इसका रिजल्ट ये देख लो। उसी समय में पूरे विश्व भर में डार्विन की एक बुक जिसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसकी ओर वैज्ञानिकों का अधिकांश ध्यान था, जिस कारण मेंडल का जो शोध पत्र था, जो कार्य जिन्होंने मटर के ऊपर किया था उसके ऊपर वो प्रॉपर्ली ध्यान न दे पाए। तो मेंडल ने जो मेहनत की थी वो उनकी प्रॉपर्ली काम नहीं आई।
फिर लगभग 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण होता है गुर्दे यानी किडनियों का फेल होना या खराब। मोस्टली ये था मेंडल साहब के बारे में। अब चलो, हमने अभी मेंडल साहब के बारे में जाना। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अपन लिख लेते हैं। लिखे अपन? चलो सुनिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले लिखते हैं जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में। चलो, स्थान आप लिखोगे सर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश के हेज़नबर्ग प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। मोटा मोटा से लिख लो। चलो बेटा, तो वैसे इसके छोड़ लो क्या? चलो, 3 अंगुली 2 अंगुली 3 अंगुलियां। लगभग 1842 में इन्होंने फिलोसॉफी में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर लगभग 1843 में एक नए शहर में आ जाते हैं जिनका नाम होता है ब्रूम शहर। वहां पे ये एक चर्च में पादरी बन जाते हैं। तो बोलते आपको ध्यान में, चर्च में पादरी कब बनते हैं पादरी चर्च के अंदर? 1843। ये लिख लो आप। वैसे लिखना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो पॉइंट लिखा रहा हूं कॉम्पिटिशन एग्जाम के यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नहीं से पूछा जाता है, आपको मोस्टली ध्यान रखना है। मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक कार्य किया। कितना समय था? 7 वर्ष। मोस्टली यही चीज है। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 वर्ष समय जानना है। 1856 से 1863 तक ये प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। नीट जैसे एग्जाम में भी पूछा गया और आईसीआर जेड जैसे एग्जाम में समय पूछा गया। प्रॉपर्ली समय क्या था? 1856 से लेकर 1863 7 वर्ष। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक कार्य किया। लास्ट में इंपोर्टेंट है, लास्ट में लिख लेते हैं कि मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी। कब? 6 जनवरी 1884 में। कब हुई? 1884 में। मोटा मोटा सा ये लिख लो। चलो, लिख लिया होगा। ये मेंडल साहब का परिचय था। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। वैसे याद तो आपको खुद की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखा करो। चलो, अब शुरू करें प्रॉपर्ली टॉपिक को। अब देखो, अब हम मोस्टली पढ़ेंगे
मेंडल के वंशागति के नियम, जो उन्होंने नियम दिए थे कि गुण पैतृक से बच्चों के अंदर कैसे आते हैं, कैसे प्रदर्शित होते हैं बच्चों के अंदर। मतलब हालांकि इन्होंने प्रयोग तो मटर के ऊपर किया था कि मटर में जो संतति यहाँ होती है उनके अंदर जो कैरेक्टर पैतृक से या पेरेंटल से जो कैरेक्टर आते हैं वो कैसे आते हैं उनके बारे में उन्होंने 3 नियम दिए थे, मोटा मोटा उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सिंपली बात आप लिख लो, मेंडल के वंशागति के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल के वंशागति के नियम, ये ध्यान रखना है। तो 2 तारे लगा दो इसके ऊपर। चलो पर इसके बारे में अपन जानते हैं। मेंडल साहब ने पहली चीज ये पूछा जाता है किसके ऊपर शोध कार्य किया, तब आप बोलोगे उद्यान मटर, उद्यान मटर, गार्डन टी। इसका वानस्पतिक नाम अक्सर पूछा जाता है जो है पाइसम सैटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सैटाइवम। और अपन इसमें लिख लेते हैं कि मेंडल ने उद्यान मटर, कभी बार उसमें आ जाता है कि जंगली मटर था, कौन सा मटर था, तो आप प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि मेंडल ने उद्यान मटर, वानस्पतिक नाम ध्यान रखना आपको, जो नाम है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम पर वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। ये लिखा मेंडल के वंशागति के नियम। जो मेंडल के जो नियम थे वो नियम थे टोटल 3। कितने थे? 3। तो मेंडल साहब के टोटल नियम थे वो 3। पहले नियमों के बारे में लिख लेते, फिर प्रॉपर्ली एक एक नियम को हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम। क्या नाम था? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। क्या नाम है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या इसे बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। और तीसरा और अंतिम नियम है जिसे बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मोटे मोटे से 3 नियम है, इनको आप बता दो, फिर हम एक एक करके इन तीनों नियमों को समझेंगे। चलो पहला समझे अपन, पहला रखते हैं, बात बता देते हैं। चलो सिंपली समझते। पहला नियम, ये क्या नियम है क्या नहीं। पहले नियम का नाम है प्रभाविता का नियम। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। कोई मुझे बताएगा? जैसे मैंने कल सामान्य शब्दावली में आपको दिखाया था, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण। वेरी गुड, शाबाश युवराज। जब हम एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। ये लिखा है मोटा मोटा सुना। इसका मतलब मेंडल साहब का जो पहला नियम है वह
एक संकर संकरण पर आधारित है, संकरण पर आधारित। मोटा मोटा चीज ध्यान रखना है। देखो अपन 3 नियम पढ़ेंगे जिसमें से 2 पहले वाले नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। और तीसरा वाला जो लास्ट वाला नियम है जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपीवन का नियम, ये मेंडल साहब के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। पर्टिकुलरली भी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। सिंपली आपको बोल दिया जाए कि स्वतंत्र अपीवन का नियम किस संकरण पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट एक संकर संकरण, ऑप्शन सेकंड द्विसंकर, फिर त्रिसंकर या बहुसंकर। तो आपका आंसर जाएगा सेकंड नंबर कि स्वतंत्र अपीवन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो मोस्टली पहला इसमें ये पॉइंट लिखो, इसमें नहीं तो लिखना नहीं चाहिए। तो इसमें ऐसा करो, पहला आप ये लिखो, ये मिटा दो, इसे नहीं लिखना है। पहला आपको लिखना है प्रभाविता का नियम जैसे शुरू होता है, पहला पॉइंट ये लिखना है एक संकर संकरण पर आधारित, एक संकर संकरण पर आधारित। अब प्रॉपर्ली इसे समझते हैं कि प्रभाविता का नियम कहता क्या है। एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण F1 PD में प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण, एवं जो लक्षण F1 PD में प्रकट नहीं होते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मोटा मोटा इसका मोटो यही। तो अपन लिख लेते हैं पहले, जब किसी एक लक्षण के लिए, जब किसी एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। यहां तक लिख लो, बाकी मैं लिख रहा हूं। तो आगे से शुरू करना है, ठीक है। तो जो लक्षण F1 PD में प्रकट होते हैं, ये बता दो मैं, उन्हें प्रभावी लक्षण एवं जो लक्षण F1 PD में प्रकट नहीं होते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं, लक्षण कहते हैं। ये लिख लो आप। फिर इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कि मैंने पहले लिखा है कि विपर्यासी समयुग्मजी ये क्या है, प्रदर्शित कैसे हो, प्रॉपर्ली हम समझेंगे। बेटा तो नहीं लिख लो बोले, ये स्क्रीनशॉट चलो वेरी। घर जाके पढ़ तो रहे हो ना, प्रॉपर्ली नोट क्या कर रहे हो? वेरी गुड, तुम तो समझदार हो गए। अब चलो इस नियम को हम प्रॉपर्ली समझते हैं। सिंपली देखो, जो अब मैं सीक्वेंस वाइज जो चीजें बता रहा हूं, आगे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्रेंडली यहीं से समझना शुरू कर दो।
ठीक है, रटू टू का नहीं पढ़ना, वैसे मैथमेटिक्स के कुछ फंडे आएंगे इसके अंदर, वो ध्यान रखना है सिंपली। अपन अब इसको आगे समझते हैं। चलो, मेरे पास एक पौधा है लंबा पौधा, कैसा लंबा पौधा। एक मेरे पास है बोना पौधा, कैसा पौधा बोना पौधा। बोना पौधा। लंबे पौधे के जो जीन है उसे मैं दर्शाऊंगा कैपिटल टी। जीन वैसे मैंने कल बताया था, जीन के जो विपरीयासी रूप होते हुए एलिफ कहलाते हैं, और बोने पौधे के लिए स्मॉल टी। ये जो लंबा पौधा है, बोना पौधा है, इन्हें हम बोलते हैं पैतृक प्लांट। क्या बोलते हैं? तो यहां से लिख लो, आप पी लिख लो, यहां पैतृक यानी मम्मी पापा। क्या है? चलो, जब इन दोनों के मध्य संकरण या क्रॉस करवाया जाता है, सिंपली देखो तरीका जो अपना हो वैसे करना। सबसे पहले जीन से आप युग्मक बनाओ, भले ही बोलो आप, तो आप इससे अलग बना दो, एक कैपिटल टी, एक इधर हो जाएगा कैपिटल टी, फिर यहां से स्मॉल टी, फिर वापस स्मॉल टी। वैसे हमने मानव में लिंग निर्धारण पढ़ा था, उसमें यही तरीका अपनाया था। अब सिंपली देखो, यदि इसका क्रॉस इससे करवाए तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे करवाए तो भी क्या बन रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे कराए तो बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे कराए तो भी क्या बन रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। लगभग एक प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए। इन पौधों को हम बोलेंगे अशुद्ध लंबे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध लंबे पौधे सभी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा, मिक्सर देखो, आपने लंबा पौधा दिया और कोना पौधा दिया। लंबे पौधे का जो जीन थे या जीन प्रारूप था वो था कैपिटल टी और बोने का था स्मॉल टी। जब आपने इन दोनों के मध्य क्रॉस या संकलन कराया, जो संततियां जो बच्चे पैदा हुए वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहे, दोनों के जीन आ रहे इसके अंदर, जो एलिन या युग्मक मानो दोनों आ रहे दोनों के, फिर भी हम इसे क्या बोल रहे हैं? लंबा पौधा। क्या बोल रहे हैं? लंबा पौधा। आप ऐसे सोच सर स्मॉल टी भी आ रहा है, आप इसे बोना बोल दो, बोना नहीं तो अशुद्ध बोना बोल दो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? अशुद्ध लंबा। ये क्यों बोल रहे हो? इसी के आधार पर ये प्रभाविता का नियम आया। जब मेंडल साहब ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, खास करके लंबा पौधा और बोना पौधा, उन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया, जो संततियां थी वो अशुद्ध लंबी प्राप्त हुई। लंबे का कारण है कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया। कैपिटल टी ने स्मॉल टी के जो प्रभाव था उसको दबा दिया, इसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो मोटा मोटा से ये उतार दो पहले, फिर मैं दिखाता हूं आगे। बेटा दो मैं चलो, तो निष्कर्ष लिखो इसका। निष्कर्ष क्या आता है? F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, यहां से मैं इसका अशुद्ध लंबे। क्या? अशुद्ध लंबे, जिसका जीनोटाइप या जीन प्ररूप ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए अतः कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया। क्या? इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम, देखना नीचे कहते हैं।
चलो लिख लो मिटा दो मैं हाँ जी चलो